नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम नागरिकता के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है, नागरिकता का क्या अर्थ है। नागरिकता का सामान्य अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हो और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हो। नेक्स्ट है, नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही और साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिए जाए जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज कल्याण हेतु भी रखे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेष अधिकार प्रदान करती है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। और गौरतम है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट व फेडरेशन की पृथक नागरिकता। अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है, एक तो स्टेट है और दूसरी फेडरेशन है। और नागरिकता को आर्टिकल 5 से 11 तक दर्शाया गया है। नेक्स्ट है भाग 2, नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रज करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार हैं। और 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिए के नागरिकता के अधिकार है। और 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। और 10 में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। और 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिकता स्थायी उपबंध न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। ये आर्टिकल 11 के तहत है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए गए। और वे संशोधन कौन कौन से किए थे? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, 5 में और 2015 में। नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर। भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, ये विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार भारतीय नागरिक को भी है। ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। और विदेशियों में 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 व 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। और आर्टिकल 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। और 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता है। वाक एवं स्वातंत्र्य आदि विशेष कुछ अधिकारों का संरक्षण है। और इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 21A में
शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण, और बलात्सम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। और 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल समाधि का निषेध। और 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्त के पात्र होंगे। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। कानूनी आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। नागरिक है, भारत के पूर्ण सदस्य, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्त करता। अन्य देशीय व्यक्ति, इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वातंत्र्य का अधिकार नहीं। ये शत्रु या मित्र अन्य देशीय हो सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य विहीन व्यक्ति। इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है शरणार्थी। अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर भी भेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति। आगे है भारतीय नागरिकता का स्वरूप क्या है। भारत का संविधान एकल नागरिकता अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता को मान्यता देता है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों की नहीं करता। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963। एकल नागरिकता के अपवाद क्या है। भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में भेदभाव की संभावना पैदा करते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं। संविधान का अनुच्छेद 15(1) विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 क, घ तथा ड नागरिकों को भारत में कहीं भी अबाध संचरण एवं निवास के अधिकार का प्रावधान करता है, परंतु 19(5) में युक्त निबंधनों में व्यवस्था है कि साधारण जनता अथवा अनुसूचित जनजातियों के हित में उक्त स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता का अर्जन 5 शर्तें हैं नागरिकता प्राप्ति के आधार पर। जन्म से है 26 जनवरी 1950 को, ये जन्म से है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले
जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। नागरिकता अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा जन्म के साथ दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। वंशानुगत 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हो। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण के आधार पर है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे ये पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है देशीयकरण। संबंधी देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना। किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय को देशीयकरण द्वारा नागरिकता न मिलती हो। अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो, अच्छे चरित्र वाला हो और एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य और विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी देशीयकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। इस प्रकार से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। क्षेत्र सम्मिलित होने पर नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर भी नागरिकता भारत की होगी। नागरिकता की समाप्ति पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो, अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल का झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छिपाए गए हो। भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई है। किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्रवादी हो। नागरिकता के रूप में पंजीकरण और देशीयकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास और नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो उसे भी वंचित किया जा सकता है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। 7 वर्षों से भारत से बाहर रहने से तात्पर्य है कि इस दौरान वह न तो किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा हो और न ही भारत सरकार या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में हो जिसमें भारत सदस्य रहा हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किसी राज्य के सभी विधिक नागरिकों का एक अभिलेख है।
भारत में स्वतंत्रता के पश्चात की पहली जनगणना के बाद ही एनआरसी के आंकड़े जारी किए गए थे। हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतनीकरण किया गया है। असम में एनआरसी का अद्यतनीकरण। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही यह देखा गया है कि बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, विशेषतः असम में अवैध तरीके से रहने लगे तथा बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी वहाँ वापस नहीं गए। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल है और इसे 1951 की जनगणना के दौरान अद्यतनीकरण किया गया था। अवैध शरणार्थियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप इन शरणार्थियों और मूल निवासियों में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रही थी। अवैध विदेशी शरणार्थियों के खिलाफ असम आंदोलन के कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद के बीच 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए एक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और असम हेतु विशेष प्रावधानों के रूप में अनुच्छेद 6A को शामिल किया गया था। मई 2005 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और AASU के बीच त्रिपक्षीय बैठक में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर 1951 के अद्यतनीकरण पर सहमति बनी और आगे चलकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2013 में इसके अद्यतनीकरण का कार्य शुरू हो गया था। हाल ही में असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के अनुरूप अद्यतनीकृत करने का कार्य जारी है। विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे। भारत सरकार की ओर से विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार ने उनको नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है। ऐसे 3 प्रमुख दर्जे हैं। अनिवासी भारतीय है। ये भारत के नागरिक होते हैं एवं भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। प्राय यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेशों में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है, उसे अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय का अर्थ है ऐसे व्यक्तिगत नागरिक से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक है या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है। जिन व्यक्तियों के पास भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड है और जो 19/8/2012 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नंबर 26/011/4/98 के तहत पंजीकरण है, उन्हें विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक माना जाएगा। मई 2005 की आधिकारिक सूचना के आधार पर माना जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक है, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। गौरतलब है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक है या कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। भारत के समुद्र पारीय नागरिक। कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारीय नागरिक की श्रेणी में आता है। पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान
लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका हो, अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, अथवा किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, अथवा यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा बेटी या पोता पोती या नाती नातिन है और अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्तित्व तथा भारत के समुद्र पार या नागरिक में समानता वह समानता के निम्नवत बिंदु है। नागरिकता अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानूनों में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को अधिक सरल बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधानों को लागू करने में आ रही खामियों को हल करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी 2005 से नागरिकता अधिनियम 2005 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है और जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन भी किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इनमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के उपरांत विशेष 12 माह के लिए छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 30 दिनों के लिए भिन्न भिन्न अंतरालों में दी जाएगी। भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था को उदार बनाया जाएगा। भारतीय नागरिकों के बच्चे पोते पोतियों या परपोते परपोतियों को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार होगा। कुछ शर्तों के साथ धारा 7A के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक के पति पत्नी या किसी भारतीय नागरिक के पति पत्नी के निवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था नागरिकता अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हेतु लाया गया था। 1955 में संशोधन किया गया था। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान 3 देशों के 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। यह उन लोगों पर लागू होता है जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इस अधिनियम ने स्वाभाविक रूप से भारत की नागरिकता हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए योग्यता को संशोधित करते हुए घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 7A भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह दंड संहिता भारतीय सेना व जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होती थी। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने से अब यह संहिता समान रूप से जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होगी। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ने का मकसद लेकर नई दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहला प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन हुआ था। आधार क्या था? दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार
आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। UIDAI के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना भी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।